टेंडेंसी ऑब्जर्व की थी बाय थैलिस। क्या ऑब्जर्व किया था? एम्बर रब विथ फर एंड एट्रैक्टिव प्रॉपर्टीज डेवलप ऑन द सरफेस ऑफ एम्बर। ठीक है, उसके बाद में हमने नेक्स्ट पॉइंट देखा था, क्या था? नहीं, नेक्स्ट पॉइंट ऑब्जर्व किया था बाय डॉक्टर विलियम गिलबर्ट, देन बेंजामिन फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन ने क्या बोला था? देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। ठीक है, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, एंड उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखा था, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम द टॉपिक, दैट इज कूलम्स लॉ। क्या होता है कूलम्स लॉ? द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन 2 point electric charges at rest is directly proportional to the product of their charges and inversely proportional to the square of the distance between them. That is F equals to 1/4 pi epsilon into Q1 Q2 upon R square, where epsilon का मतलब क्या था? परमिटिविटी ऑफ कितनी होती है? इप्सिलॉन 0 इंटू के। इप्सिलॉन 0 मतलब 8.85 इंटू 10 to the power -12। के मतलब डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम इक्वल टू 1 होगा फॉर एयर और वैक्यूम, मतलब फ्री स्पेस। इन्फिनिटी होगा फॉर कंडक्टर्स और मेटल्स। ठीक है, एंड उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे थे रिलेटेड टू कूलम्स लॉ, जैसे कि अगर नॉर्मल चार्जेस से इंटरेक्शन फाइंड करना है तो के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वेयर, लेकिन अगर नंबर ऑफ चार्जेस मोर देन 2 है तो वहाँ पे हमें अप्लाई करना पड़ेगा क्या? लॉ ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस, जो क्या एक्सप्लेन करता है? नेट फोर्स इज गिवन बाय वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस। एंड उसमें 1 by 1 हमने देखा था कि अगर 3 इक्विलैटरल ट्राइंगल के 3 वर्टेक्स के ऊपर 3 चार्जेस प्लेस करेंगे तो किसी भी एक चार्ज के ऊपर का फोर्स √3 टाइम्स ऑफ यप। कब? अगर तीनों की पोलैरिटी भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, लेकिन एक की पोलैरिटी डिफरेंट है एंड उसी के ऊपर फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो R इक्वल्स टू डायरेक्ट F का √3F। लेकिन अगर जिसकी पोलैरिटी डिफरेंट नहीं थी उसके ऊपर फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो R इक्वल्स टू बनेगा F। उसके बाद में स्क्वायर के 4 वर्टेक्स के ऊपर 4 चार्जेस प्लेस करेंगे तो एनी वन चार्ज के ऊपर एक्ट होने वाला फोर्स √2 + 1/2 टाइम्स ऑफ F। ठीक है, इस तरह की हेक्सागन की केस देखी थी, स्ट्रेट लाइन की केस भी हमने देखी थी, एंड उसके बाद में देखा था वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। क्या होता है वेक्टर फॉर्म में? जो 1/4 pi epsilon Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर है उसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किससे? R कैप से। अब R कैप को हम रिप्लेस करेंगे किससे? R वेक्टर अपॉन R से, मतलब यही वेक्टर फॉर्म क्या बनेगा? F वेक्टर इक्वल्स टू 1/4 pi epsilon Q1 Q2 अपॉन R क्यूब इंटू R वेक्टर। एंड यही अगर हमें डेटा इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स दिया जाता है तो हम क्या करेंगे? बस वहाँ पे R2 - R1 का क्यूब, उसका मैग्नीट्यूड लेंगे इंटू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर इक्वल्स टू क्या रहेगा? F वेक्टर। उसमें अगर कोऑर्डिनेट्स नहीं है तो F12 है तो R कैप कौन सा होगा? 21। F21 है तो R कैप कौन सा होगा? 12। F21 का मतलब क्या होता है? फोर्स ऑन सेकंड चार्ज एक्सर्टेड बाय फर्स्ट चार्ज, एंड F12 का मतलब क्या होता है? फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज बाय सेकंड चार्ज। फिर इसी से रिलेटेड मॉड्यूल में से आपने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ठीक है, फर्स्ट डे को किए थे 6 से लेके 16 तक, है ना, उसके डाउट्स भी हमने क्लास में डिस्कस किए थे। उसके बाद आपको बोला था कि आगे 16 से लेके 25 तक के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने। ठीक है, तो कितने लोगों ने अटेम्प्ट किए? आले नहीं आले दैट इज डिफरंट पार्ट। आपलं काम काय होतं? क्वेश्चन देखना, सोल्यूशन देखना, सॉल्व करने का ट्राय करना। आया तो ठीक, नहीं आया तो और ज़्यादा ठीक। ठीक आहे, कारण आलं तर डोक्याला जरा त्रास होतो, नाही आलं तर मग सगळं आरामशीर असतं, बरोबर आहे। लेक्चरमध्ये आपल्याला परत ऐकायला भेटतो। ठीक है, तो आगे हम डाउट्स लेंगे पहले, फिर नेक्स्ट पॉइंट कंटिन्यू करेंगे। चलो, एग्जाम्पल नंबर 16 हो गया था, आई थिंक एग्जाम्पल नंबर 16 हो गया था। चलो आगे, एग्जाम्पल नंबर 17 हो गया क्लियर? 17 में डाउट है, कितने लोगों ने सॉल्व किया था लेकिन नहीं समझ में आया? एग्जाम्पल नंबर 17 डाउट्स है, सॉल्व किया और समझ में भी आ गया, कुछ इश्यू नहीं उसमें। ऐसे कौन है? ऐसे कोई नहीं है। ठीक है, मतलब सॉल्व ही 4 लोगों ने किया था। चलो, एग्जाम्पल नंबर 17 क्या है? चलो मॉड्यूल निकालो फटफट। 17 में बोला है अ क्यूब गिवन है विथ पॉइंट चार्जेस प्लस क्यू ऑन ईच ऑफ इट्स वर्टाइसेस, कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड ऑन एनी ऑफ द चार्ज ड्यू टू रेस्ट ऑफ द 7 चार्ज। अब कंडीशन क्या है देखो, इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है इट विल कंज्यूम टू मच टाइम, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको जो कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म होता है उसकी एकदम अच्छे से कंसेप्ट क्या होती है, क्लियर हो जाती है। ठीक है,
तो यहाँ पे हमें पहले बोला है कि एक क्यूब है, उसके डायग्राम क्वेश्चन में ही गिवन है और क्यूब के सारे वर्टेक्स के ऊपर एक एक चार्ज प्लेस किए है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, एक क्यूब ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इस तरह का एक क्यूब गिवन है। क्यूब को कितने कॉर्नर्स होते हैं, कोणाकडे 6 असतात? तन्विषा, प्रणीताकडे, ओके, असेल त्यांच्या शाळेमध्ये। ठीक है, इस तरह का क्या है, ये क्यूब है। ठीक है, और क्यूब है मतलब हर एक साइड की लेंथ क्या होती है, सेम होती है। और बोला है कि इसके हर एक चार्ज के मतलब हर एक कॉर्नर के ऊपर एक चार्ज प्लेस किया है। यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे क्यू 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 एंड क्यू, सारे क्यू। ठीक है, एंड इसको ओरिजिन की सिस्टम बना के उन्होंने एक्सिस इस तरह से गिवन है, इधर वाला बनेगा एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस उन्होंने इस डायरेक्शन में लिया है एंड ये बनेगा जेड एक्सिस। ठीक है, आप एक्सिस चेंज भी करेंगे यू विल गेट सेम आंसर, बट जो क्वेश्चन में दिया था हम यही फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद आई थिंक हर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है, हम कोऑर्डिनेट यहाँ से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे इसको नंबरिंग देते हैं, ये ओरिजिन के ऊपर जो चार्ज रखा है उसके ऊपर फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन ईजी जाएगा। उसके बाद में जो रिमेनिंग चार्जेस है इसको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7 ऐसे 7 चार्जेस को हमने नंबरिंग दी है। क्या क्या आप तक समझ में आ गया? क्या किया, मॉडल का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या बोला है, क्यूब का, क्यूब के कितने वर्टेक्स होते हैं? क्वेश्चन में बोला था कि 8 वर्टेक्स के ऊपर 8 चार्जेस प्लेस किए जो इक्वल इन मैग्नीट्यूड, इक्वल इन पोलैरिटी है। इसलिए हमने रैंडम कोई भी चार्ज कंसीडर किया है, ईच ऑफ मैग्नीट्यूड क्यू है, पोलैरिटी सबकी पॉजिटिव है। फिर उसके बाद हमने नंबरिंग दी, नंबरिंग के लिए सीक्वेंस कोई भी फॉलो करो फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, एक दोनों सगळ्यांनी येतात। ठीक है, उसके बाद में हमें चाहिए कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स के लिए आप बोलो, जो चार्ज हमने ओरिजिन पे रखा था उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0, 0, 0 तीनों लेने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि तीनों एक्सिस है अभी। ठीक है, एक्स भी है, वाई भी है, जेड भी है, तो तीनों के कोऑर्डिनेट्स लगेंगे। अगर कोई भी पॉइंट जेड एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट है, ये क्यूब की साइड लेंथ ए गिवन है हमें, कितनी साइड लेंथ इसकी, ए है, तो ये अगर जेड एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट है सनी, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, कोऑर्डिनेट की सीक्वेंस क्या होती है, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट, एक्स वाई जेड असं लिहितो ना आपण। तो अगर कोई पॉइंट जेड एक्सिस के ऊपर है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट हे माहित असतं ना, ओरिजिन पासून एक्स कडे डिस्टन्स 0 है, मतलब ये बनेगा 0, वाई कोऑर्डिनेट भी 0, जेड कोऑर्डिनेट कितना बनेगा, ए बनेगा। ये सेकंड के हो गए, सॉरी फर्स्ट के हो गए। अब ये सेकंड जो है ये एक्स वाई जेड तीनों में से किसी भी एक्सिस के ऊपर नहीं है, लेकिन ये जेड वाई या फिर वाई जेड प्लेन में प्रेजेंट है। इसका मतलब यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट इसका 0 होगा, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट ए रहेगा, जेड कोऑर्डिनेट ए रहेगा। सिंपल 9, 10 के कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, नया कुछ भी नहीं है। उसके बाद में थर्ड चार्ज कहाँ पे, अभी y के ऊपर है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, 0, a, 0। किती लोकांना नहीं कळत है कोऑर्डिनेट्स कसे घेतो आपण, क्लियर हो रहा है सबको? देखो सीक्वेंस क्या होती है, एक्स वाई जेड। रूल क्या होता है, कोई पॉइंट अगर एक्स एक्सिस के ऊपर है तो उसके वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट 0 होते, कोई पॉइंट अगर वाई के ऊपर है तो उसके एक्स एंड जेड कोऑर्डिनेट 0 होते, कोई अगर जेड के ऊपर है तो उसके एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट 0 होते हैं। ठीक है, तो 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स मिल गए, फोर्थ वन यहाँ पे। अब ये फोर्थ वन कौन से प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में, मतलब ये बनेगा a, a, 0। लेकिन जब बात फिफ्थ की करेंगे तो ये x के अलॉन्ग भी है, y के अलॉन्ग भी है, z के अलॉन्ग भी है, मतलब तीनों एक्सिस के कोऑर्डिनेट इसके लिए प्रेजेंट होंगे। इसलिए जो फिफ्थ चार्ज था उसके कोऑर्डिनेट्स बनेंगे a, a, e। अभी 6 नंबर का जो है वो अभी zx प्लेन में आ गया, मतलब क्या होगा, a, 0, e। उसके बाद में जो 7th पे x एक्सिस क्यू पे, मतलब a, 0, 0। ठीक है, पहले डायग्राम को समझ लो, बाकी जो एक्सप्लेनेशन है क्वेश्चन का वो एकदम सिंपल रहेगा। क्लियर हो गया सबको? चलो कमन फास्ट, डायग्राम ड्रॉ करो, कोऑर्डिनेट्स एंड ईच चार्ज की नंबरिंग, इतना पार्ट कंप्लीट करो, क्योंकि आगे जो है क्वेश्चन का बस सिंप्लीफिकेशन बाकी है, एक ही फॉर्मूला अप्लाई करना है। वैसे तो ये डायग्राम आपको गिवन रहेगी, लेकिन नहीं भी गिवन है तो भी हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन सिंपल भी नहीं है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन क्वेश्चन कंसेप्चुअल है। कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बहुत हेल्प करेगा।
किती वेळा सांगितलं की आल्यानंतर विचारत जाऊ नका, डायरेक्ट येऊन बसेल. आतापर्यंत कोणाला लेक्चरमधून बाहेर काढून दिलं की मी? काही लोक डायरेक्ट शेवटच्या 10 मिनिटामध्ये येतात, कळालं ना? याचा अर्थ लेट यायचं असं नाही. आता जे आले का त्यांना डोकंच नाही चालणार आहे, कुठून लिहिले, काय लिहिले, एवढी मोठी डायग्राम. चलो हो गया. अरे सगळं बघून लिहित आहे काय? ए, मग कॉमा पण, मग 0, मग परत दुसरा कॉमा. क्लियर? अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है? फोर्स निकालना है. लेकिन देखो कंडीशन क्या है, अगर हम स्पेस में सिर्फ 2 चार्ज प्लेस करते तो फोर्स कैसे कैलकुलेट करते? डायरेक्ट k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर करके. बट यहाँ पे चार्जेस के नंबर है 8. इसका मतलब एक चार्ज जो ओरिजिन पे रखा है उसको छोड़ के रिमेनिंग 7 चार्जेस क्या करने वाले? अभी फोर्सेस एक्सर्ट करने वाले. ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हर एक फोर्स को कैलकुलेट करना पड़ेगा इन वेक्टर फॉर्म और उसके बाद में उनको ऐड करना पड़ेगा. ठीक है, तो अभी 1 बाय 1 एकदम सिंपल केस है, बोर्ड पे ध्यान दो. सबसे पहले हम एज्यूम करेंगे कि जो चार्ज हमने ओरिजिन पे रखा था उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा फर्स्ट चार्ज. तो उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे? फोर्स एट O1. इसका मतलब क्या हुआ? या फिर इस पॉइंट को A बोलो, ये 0 और O कंफ्यूज करेगा, इसको A1 बोलते. अब A1 का मतलब क्या होगा? फोर्स एक्सर्टेड ऑन चार्ज एट A बाय चार्ज एट 1. समझ में आ गया? वेक्टर फॉर्म में फाइंड करने इसलिए एरो दे दिया. अब कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला 1/4πε मतलब K है ना. एवढा मोठा परत प्रत्येक वेळी घेऊन नाही फिरणार आपण, डायरेक्ट K लिहू त्याला. K इंटू क्या बनेगा? Q1 Q2 अपॉन R स्क्वेयर की बात नहीं है, वेक्टर फॉर्म है, कोऑर्डिनेट्स दिए हुए, तो वहां पे क्या करना पड़ेगा? R2 माइनस R1 का मॉड लेके उसका क्यूब इंटू R2 माइनस R1. समझ में आ रहा है? वेक्टर फॉर्म में इस तरह से हमें रिप्रेजेंट करना पड़ेगा. लेकिन Q1 Q2 बोथ आर सेम, तो Q इंटू Q बनेगा Q स्क्वेयर. यानी कि मुझे फर्स्ट फोर्स जो मिलेगा वो बनेगा K Q स्क्वेयर अपॉन. अब यहां पे देखो सिर्फ कोऑर्डिनेट A है, मतलब डिस्टेंस भी कितना बनेगा? A बनेगा. मतलब R2 माइनस R1 लेंगे, R1 तो ओरिजिन है मतलब 0 है, इसका मतलब A माइनस 0, ये सिर्फ कितना बनेगा? A बनेगा. लेकिन हमें क्यूब लेना है इसलिए ये बनेगा A क्यूब इंटू ब्रैकेट में या फिर इंटू वेक्टर फॉर्म में इसको लिखना है तो हम इसको लिखेंगे A इंटू आई कैप. इसको माइनस लेते हैं सो दैट हर तरफ रिपल्शन हो रहा है तो हम डायरेक्शन ऑफ फोर्स डाउनवर्ड ले रहे हैं. समझ में आ रहा है ना? माइनस क्यों लिया? ये प्लस एक्स एक्सिस है बट ये चार्ज पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, रिपेल करेगा मतलब फोर्स नीचे जाएगा, मतलब इट इज एक्टिंग अलोंग, सॉरी 1 जेड एक्सिस के अलोंग था तो ये आई कैप नहीं होगा, कौन होगा? के कैप होगा. ठीक है, तो फोर्स कहाँ पे एक्ट होगा? नेगेटिव जेड एक्सिस के अलोंग. क्लियर हो गया सबको? देखो कहाँ से आ रहा है हमारा फॉर्मूला, क्या होता है फोर्स कैलकुलेट करने का? 1/4πε Q1 Q2 अपॉन R स्क्वेयर. ये इन जनरल फॉर्मूला होता है. बट जब बात वेक्टर फॉर्म की करते हैं तो हम यहाँ पे 1/4πε को K लिख रहे हैं. यहाँ पे Q1 Q2 दोनों सेम है यानी Q इंटू Q बनेगा Q स्क्वेयर. और यहाँ पे जब वेक्टर फॉर्म लेते हैं तो वहाँ पे हम R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर इसका मॉड लेके फिर इसका क्यूब करते हैं, इंटू बनता है R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर. ठीक है, तो इस फॉर्मेट में हम ये फॉर्मूला बस रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं. तो FA1 कैसे आ गया? सब लोगों को क्लियर है? अगर नहीं है क्लियर तो अभी पूछो, क्योंकि बाकी 7 फोर्सेस आएंगे तो सेम फोर्सेस का रिपीटेशन होगा. क्लियर? अब आगे दूसरा चार्ज मतलब पॉइंट 2 पे रखा हुआ चार्ज फोर्स एक्सर्ट करेगा, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय FA2 वेक्टर.
अब A2 वेक्टर, इसकी मीनिंग क्या होती है? फोर्स एक्सर्टेड ऑन चार्ज एट A बाय चार्ज एट 2, B नहीं तो A2 है ना, चार्ज एट 2, तो इसको क्या लिखना पड़ेगा फिर से? ये KQ का स्क्वायर अपॉन, अब 2 पॉइंट कहाँ पे देखो, 2 पॉइंट यहाँ पे, अब इसके कोऑर्डिनेट्स में यहाँ पे A, यहाँ पे A है, मतलब ये डायगोनल का डिस्टेंस हमें लेना पड़ेगा। अब डायगोनल कितना होता है? √2a, लेकिन यहाँ पे देखो √2a y का, √2a z का, y एंड z इन दोनों के प्लेन में आ रहा है ना, तो यहाँ पे हम R2 माइनस R1 करेंगे, तो ये √2a एक किसका आएगा? z का, दूसरा किसका आएगा? y का। इसका मतलब ये डिस्टेंस बनेगा 2 टाइम्स ऑफ √2a का क्यूब। यही थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जो ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन से आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ठीक है, बस डायगोनल √2 होता है ना, नॉर्मल केस में वेक्टर फॉर्म ले रहे हैं, इसलिए क्या होगा? x z के अलोंग का √2a, y के अलोंग का √2a, तो √2a प्लस √2a 2√2a, एंड उसका क्या करना है? क्यूब करना है। ठीक है, अब इनटू मुझे लिखना है। अब ये पॉइंट जो है इसके साथ क्या क्या कोऑर्डिनेट्स आएंगे बोलो? i कैप का तो 0 है, ये y का है, ये k का है, z का है, बोलो माइनस ऑफ a इंटू जे कैप माइनस ऑफ a इंटू के कैप। माइनस क्यों ले रहे हैं हम फिर से? फोर्स ऑफ रिपल्शन है, तो वो निगेटिव एक्सिस के अलोंग एक्ट होने वाला है। ठीक है, उसके बाद में अभी पूरा पार्ट रिपीटेशन होगा। फिर से मुझे लेना पड़ेगा FA3 वेक्टर, बट इट मीन्स फोर्स ऑन A एक्सर्टेड बाय चार्ज एट 3 कहाँ पे? यहाँ पे। कौन सा एक्सिस है? y एक्सिस, मतलब डायरेक्ट डिस्टेंस a ही रहेगा, तो फॉर्मूला बनेगा KQ स्क्वायर अपॉन a का क्यूब इंटू कौन होगा? y एक्सिस से मतलब माइनस ऑफ a इंटू जे कैप, यूनिट वेक्टर कौन होता है? y का j कैप। उसके बाद में नेक्स्ट वन आएगा FA4 वेक्टर। इसको कैसे रीड करेंगे? फोर्स ऑन चार्ज एट a एक्सर्टेड बाय चार्ज एट 4, तो ये क्या बनेगा फिर से? KQ स्क्वायर तो सेम रहेगा, बट 4 कहाँ पे? अभी A0 यहाँ पे, तो फिर से y के लिए √2a, x के लिए √2a, तो कितना बनेगा? 2 टाइम्स ऑफ √2a, उसका क्या करना पड़ेगा? क्यूब, तो 2 टाइम्स ऑफ √2a का ये बनेगा क्यूब, इनटू क्या आएगा बोलो? माइनस a इंटू आई कैप माइनस a इंटू जे कैप, तो ये बनेगा माइनस ऑफ a इंटू आई कैप माइनस ऑफ a इंटू जे कैप। हो गया। ये आई जे के कन्फ्यूज कर रहे हैं, इसलिए आपने अगर मंडे का मॉर्निंग का लेक्चर किया होता तो वहाँ पे मैंने वेक्टर ही पढ़ाया था, तो थोड़ा सा क्लियर हो जाता। ठीक है, जिनको नहीं, मतलब जिन्होंने नहीं देखा था एंड इसमें आई जे के का प्रॉब्लम आ रहा है, वंस अगेन रिकॉर्डिंग है, यूट्यूब पे भी, ग्रुप पे भी है, एक बार उसको देख लो। ठीक है, अब ये A4 हो गया, आगे कौन आएगा? A5 का मतलब होगा फोर्स ऑन चार्ज एट A एक्सर्टेड बाय चार्ज एट 5। अब 5 कहाँ पे? देखो 3 डायमेंशनल है, इसके कोऑर्डिनेट्स A था, मतलब जब डायगोनल लेंगे तो इसका √3 होता है, क्यूब का जो मेन डायगोनल होता है। √2a किसके लिए? फेस डायगोनल के लिए। मेन डायगोनल मतलब हा कॉर्नर, इनको कनेक्ट करेंगे तो कितना आएगा? लेकिन x का √3a प्लस y का √3a प्लस z का √3a, तो √3a प्लस √3a प्लस √3a 3 टाइम्स ऑफ √3a, मतलब ये बनेगा KQ का स्क्वायर अपॉन 3√3a का क्यूब, इनटू क्या आएगा बोलो? अब तीनों भी है आई जे के, मतलब बनेगा माइनस ऑफ ए आई कैप माइनस ऑफ ए जे कैप माइनस ऑफ ए के कैप। अभी 5 हो गए, आगे कौन एक्सर्ट करेगा? 6, क्या होगा फिर? FA6 वेक्टर। इसका मतलब क्या हो रहा है? फोर्स ऑन चार्ज एट A एक्सर्टेड बाय चार्ज एट 6, तो 6 के ऊपर जो चार्ज था वो फोर्स एक्सर्ट करेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 6 कहाँ पे? A0a, मतलब आता कळाले तुम्हाला, सांगा पहले क्या आएगा? KQ स्क्वायर डिनोमिनेटर में, वेरी गुड, 2√2a का क्यूब इंटू कौन है? x एंड z, मतलब माइनस ऑफ a इंटू आई कैप माइनस ऑफ a इंटू के कैप। उसके बाद में और एक फोर्स आएगा, कौन होगा? FA7। अब FA7 यहाँ पे, मतलब डायरेक्ट a डिस्टेंस है, कितना बनेगा? KQ स्क्वायर अपॉन a का क्यूब इंटू कौन सा एक्सिस है? x एक्सिस है, मतलब माइनस ऑफ a इंटू आई कैप। तो इस तरह से ये फोर्सेस हो गए एक्सर्टेड बाय ईच चार्ज ऑन गिवन चार्ज प्लेस एट, कहाँ पे प्लेस किया उसको? ओरिजिन पे।
समजतंय का? पहिले समजत होतं, आता काहीच कळत नाही. चलो करो कैलकुलेट FA1 FA2. हे बघ वेक्टर फॉर्म क्या है, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर. समझ में आ रहा है? वो एक एक्सिस के अलॉन्ग लेते हैं हम. यहाँ पे क्या होगा, पॉइंट अगर सिर्फ एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेगा तो उसका डिस्टेंस डायरेक्ट ए रहेगा. बट वो अगर एक्स एंड वाई इन दोनों के बिटवीन यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, पहले R2 माइनस R1 फॉर एक्स के लिए, देन R2 माइनस R1 फॉर वाई के लिए. बट ये अगर डायगोनल है तो ये डिस्टेंस कितना आता है, √2. तो x से रिलेटेड लेंगे तो √2, y से रिलेटेड लेंगे तो √2. तो उन दोनों का ऐड करना पड़ेगा, फिर उसका क्यूब, इसलिए बनता है 2√2a का होल क्यूब. एंड नॉर्मल जो डायगोनल असतो √2 असतो, बरोबर है. बट यहाँ पे मोशनीने प्लेन चल रहा है ना, तो 2 एक्सिस से तो उसको डबल लेना पड़ेगा, 3 एक्सिस से तो 3 टाइम्स लेना पड़ेगा. चलो F5 तक क्लियर है. F6 F7 फिर से लिख के देता हूँ मैं, यहाँ पे गायब हो गए वो. चलो F6 के लिए क्या होगा इक्वेशन, बोलो फिर से. KQ स्क्वायर अपॉन 2√2a का क्यूब. एंड कोऑर्डिनेट्स कौन होंगे, माइनस ऑफ ए आई कैप माइनस ऑफ ए इंटू के कैप. उसके बाद A7 वेक्टर क्या होगा, KQ स्क्वायर अपॉन a का क्यूब इंटू माइनस ऑफ ए इंटू आई कैप. ठीक है, मतलब देखो कोऑर्डिनेट्स अगर एक ही कोऑर्डिनेट है तो क्या होगा, KQ स्क्वायर अपॉन a क्यूब इंटू a इंटू गिवन कोऑर्डिनेट का यूनिट वेक्टर. अगर दो कोऑर्डिनेट प्रेजेंट है तो KQ स्क्वायर अपॉन 2√2a का होल क्यूब इंटू दोनों कोऑर्डिनेट के a आई कैप a j कैप जो भी होगा. एंड 3 कोऑर्डिनेट है तो KQ स्क्वायर अपॉन 3√3a का क्यूब इंटू उनके कोऑर्डिनेट के यूनिट वेक्टर a आई कैप a j कैप a k कैप. मॉडेलमध्ये एकदाच घेतलंय का, प्रिंट मिस्टेक असेल त्याला दोन दोन करा. अगर वहाँ पे सिर्फ √2 है तो उसको 2√2 करो, अगर सिर्फ √3 है तो 3√3. चलो हो गए फोर्सेस क्लियर. अब हमें नेट फोर्स फाइंड करना है, फाइनल फोर्स. उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सारे फोर्सेस की एडिशन करनी पड़ेगी, सम करनी पड़ेगी. ठीक है, एडिशन करते टाइम देखो KQ स्क्वायर अपॉन a क्यूब है, लेकिन यहां से अगर a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा, a स्क्वायर. यहाँ पे भी दोनों में से a कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 2√2 का क्यूब तो रहेगा, लेकिन a का क्यूब कैंसिल होके क्या बचेगा, a स्क्वायर. मतलब हर एक टर्म में KQ स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर क्या है, कॉमन है. ठीक है, तो आगे की नेक्स्ट स्टेप होगी जिसमें हम सारे फोर्सेस को ऐड करेंगे. तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन गिवन चार्ज विल बिकम F नेट इज इक्वल्स टू कौन होगा, FA1 वेक्टर प्लस FA2 वेक्टर प्लस FA3 वेक्टर प्लस FA4 वेक्टर प्लस FA5 वेक्टर प्लस FA6 वेक्टर प्लस FA7 वेक्टर. संपलेगा. आगे अब इनकी वैल्यू पुट करनी है, लेकिन उसमें मैंने बोला कि KQ स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर सब में कॉमन था, एक्स्ट्रा में माइनस भी कॉमन ले लेते, मतलब ब्रैकेट में जो आएगा सब कुछ प्लस बनेगा. ठीक है, अब ब्रैकेट में क्या क्या आएगा वन बाय वन देखो. कौन बोला, देव. a क्यूब था बराबर, बट ये यहाँ पे a है तो a अपॉन a क्यूब ना, a स्क्वायर. यहाँ पे भी a कॉमन लेंगे तो फिर से a अपॉन a क्यूब. वेरी गुड. उसके बाद यहाँ पे a अपॉन a क्यूब. एक्सलेंट. यहाँ पे भी a कॉमन लेंगे, a अपॉन a क्यूब. वेरी गुड. देन यहाँ पे भी तीनों में से a कॉमन लेंगे, a अपॉन a क्यूब. हो गया क्लियर. अब अभी आगे देखो, यहाँ पे हम आई कैप जे कैप के कैप इनकी टर्म्स भी कॉमन लेने वाले हैं. तो यहाँ पे के कैप के साथ कौन है, ए तो चला गया डिवीजन में, कॉमन लिया था. कि कौन है के कैप के साथ, 1. यहाँ पे के कैप
उसके बाद यहाँ पे जे कैप के साथ कौन है 1 एंड के हो गया, यहाँ पे आई कैप के साथ कौन है 1, यानी ब्रैकेट में क्या आएगा 1 इंटू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, तो कॉमन घेतलंय आपण, या फिर हाँ ऐसे लिखना पड़ेगा क्योंकि आई जे के को तो कॉमन नहीं ले सकते, डायरेक्शन डिफरेंट है। आगे प्लस, अब हाँ यहाँ पे ये ए कैप एंड सॉरी जे कैप एंड के कैप है, कौन यहाँ पे जे कैप एंड के कैप, और कहाँ पे जे कैप एंड के कैप, नहीं तो एक काम करो, यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या बचा है 1/2√2, यहाँ पे क्या बचा है 1/2√2, तो दोनों में से 1/2√2 1/2√2 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में कौन बचेगा, मतलब इक्वेशन क्या होगा प्लस, ये ब्रैकेट में 1/2√2 प्लस 1/2√2 इंटू कौन होगा, यहाँ पे कौन था आई कैप जे कैप, यहाँ पे कौन है जे कैप के कैप। ठीक है, एक काम करो सबको डायरेक्ट ऐड ही करते जाओ, फिर लास्ट में हम कॉमन लेंगे 1 by 1। पहले बोलो A1 के साथ कौन है, मतलब सिर्फ के कैप है बराबर, तो ब्रैकेट में कौन आएगा के कैप प्लस, यहाँ पे कौन है A2 के साथ जे कैप प्लस के कैप, डिनोमिनेटर में कौन है 2√2, मतलब ये बनेगा जे कैप अपॉन 2√2 प्लस के कैप अपॉन 2√2। उसके बाद A3 के साथ में कौन है सिर्फ जे कैप, नोटबुकमध्ये लिहिलं आहे तुम्ही, हां सांगा बरं पुढं नंतर। A4 के साथ में कौन है आई कैप जे कैप 2√2 है, मतलब क्या आएगा आई कैप अपॉन 2√2 प्लस जे कैप अपॉन 2√2 प्लस 3√3 है एंड तीनों भी है आई कैप जे कैप के कैप, मतलब क्या होगा आई कैप अपॉन 3√3 प्लस जे कैप प्लस के कैप अपॉन 3√3 प्लस जेड कैप बाय आई कैप प्लस जेड कैप। ओके, मतलब आई कैप अपॉन 2√2 प्लस के कैप अपॉन 2√2, आगे सिर्फ आई कैप हो गए। ठीक आहे, आता बऱ्याच लोकांचा खूप मोठा क्वेश्चन मार्क आला चेहरे काय केलं म्हणून। ठीक आहे, कॉमन घ्यायची मेथड माहिती आहे, कॉमन कसं घेतो आपण, जैसे 2 + 1 सॉरी 2 + 1 नहीं, ऐसे दिया है आपको 2x + 1x + 5x, तो इसमें से अगर मैंने x कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या लिखना पड़ेगा 2 + 1 + 5। ये क्या नहीं हमने अब आगे के स्टेप में करना था, पहले बस हमने KQ²/A² लिया, तो क्या क्या बचा 1 by 1। फिर से देखो यहां से KQ²/A² चला गया, सिर्फ कौन बचेगा के कैप, यहां से अगर KQ²/A² चला गया तो 2√2 इंटू यहाँ पे कौन बचेगा जे कैप के कैप। उसी तरह से हर बार कॉमन लेने के बाद ये ब्रैकेट में नंबर्स एंड आई कैप जे कैप के कैप ये बच गए। ठीक है, अभी क्या करना है, सारे आई कैप के एडिशन प्लस सारे जे कैप के एडिशन प्लस सारे के कैप के एडिशन करो। अजून काही लोकांच्या डोक्यात हा पण क्वेश्चन असेल सर क्यूब होता, तुम्ही एक एक नंबर घेतले, येत असेल तर क्वेश्चन बोला। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, जब ए कैप माइनस ए कैप इनका हम रूट लेंगे, मैग्नीट्यूड लेंगे, तो वो मैग्नीट्यूड का ये क्यूब के साथ में फिर से कैंसिलेशन होता है स्क्वायर का, एंड डिनोमिनेटर में एक ही टर्म बचती है। समझ में आ रहा है ना। अभी यहाँ पे हम कॉमन लेने वाले, कॉमन किसको लेना है, देखो यहाँ पे आई कैप है, उसके बाद यहाँ पे आई कैप है, यहाँ पे आई कैप है, तो आई कैप को कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में कौन बचेगा, ऐसे बचेगा ब्रैकेट में 1 + 1/2√2 प्लस 1/2√2 प्लस 1/3√3, ये भी है ना, इंटू कौन आया आई कैप। फिर से जे कैप की टर्म अगर देखेंगे तो यहाँ पे जे कैप अपॉन 2√2, जे कैप अपॉन 2√2, जे कैप अपॉन 3√3 एंड सिंगल जे कैप कहाँ पे, यहाँ पे, मतलब ब्रैकेट में अगेन रिपीटेशन होगा, क्या होगा 1 + 2/√2 प्लस 1/2√2 प्लस 1/3√3, इसके साथ कौन होगा जे कैप।
एट द एंड फिर से ब्रैकेट के लिए भी सेम है, देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1/2√2 है, यहाँ पे 1/3√3 है, यहाँ पे 1/2√2 है, तो ये बनेगा 1/2√2 प्लस 1/2√2 प्लस 1/3√3 इंटू कोण होगा के कॅप. फक्त ॲडिशन केली नॉर्मल करतो तशीच, फक्त आपली सवय आहे आय कॅप जे कॅप के कॅप दिसले की आपल्याला अगोदरच वाटतं येणार नाही मला. ठीक है, इसलिए क्या करो, जो बोर्ड पे मैं लिख रहा हूं ना उसमें कंफ्यूजन भी हो रहा है तो छापो मत, उसको सॉल्व करो जब आप नोटबुक पे लिख रहे हो तो. क्लियर है अभी. अब यहां पे फिर से जो ब्रैकेट हमें मिला है क्या है, देखो आई कैप के साथ में जो ब्रैकेट है वही ब्रैकेट जे कैप के साथ है वही ब्रैकेट. इसका मतलब हम क्या करेंगे, अगेन ये ब्रैकेट अगर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप. बस उसमें और एक एडिशन आएगी 1/2√2 प्लस 1/2√2. ये सिंप्लीफाई हो सकती है इसलिए कर रहे हैं, ऐसे भी रखेंगे तो भी चलेगा. 1/2√2 प्लस 1/2√2 ऐसे 1/2√2 प्लस 1/2√2, इसकी एडिशन आएगी 2/2√2. 2 कैंसिल, क्या बचा, हो गया. तो लास्ट स्टेप में हम अगर ब्रैकेट को कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट रहेगा 1 प्लस 1/√2 प्लस इंटू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप. तो ये हो गया नेट फोर्स. छोटा सा सिंपल प्रॉब्लम यहाँ पे कंप्लीट हो. मैंने पहले ही बोला था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस नहीं है, क्वेश्चन सिंपल भी नहीं है, लेकिन कंसेप्चुअल क्लियरेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, मतलब वेक्टर फॉर्म में कूलम्स लॉ अगर सिंप्लीफाई करना है नॉर्मली हमें एक या दो बार करना पड़ता है, इधर 7 टाइम्स किया. समझ में आ रहा है. तो इसको अगर 2 to 3 टाइम्स अच्छे से सॉल्व करेंगे तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपको प्रॉब्लम नहीं देंगे. मैं स्टार्ट से बोल रहा हूँ, मॉड्यूल में जो सॉल्व एग्जाम्पल्स है वो एग्जाम्पल्स नहीं है, वो एमसीक्यू भी नहीं है, वो क्या है, कंसेप्ट है. समझ में आ रहा है ना. कंसेप्ट क्लियर करने का सबसे बेस्ट वे है सॉल्व एग्जाम्पल को सॉल्व करो. कितने टाइम्स डिपेंड करता है आपके ऊपर. एक बार पढ़ के समझ में आ गया ओके, नहीं समझ में आ रहा है 10 बार करो, लेकिन जब तक नहीं हो रहा है तब तक करना है. ठीक है, तो इतना एग्जाम्पल है. फिर से रिपीट करता हूँ, फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट पेज पे जितना सब कुछ है क्लियर है, यही इंपॉर्टेंट था. आगे तो बस हमने नॉर्मल वेक्टर सम की है, यहाँ तक किसी को कुछ नहीं है, क्लियर है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ क्लियर है. आगे नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे जब मैंने ऐड किया तो क्या किया, KQ² ये टर्म कॉमन लिए, उसके साथ माइनस लिया कॉमन. कोणाला वाटेल की ब्रॅकेटमध्ये मायनसच दिसत नाही आहे, पहिले सगळे माइनस कॉमन लिया. तो KQ² कॉमन लेने के बाद जो बचा था मैंने पूरा ब्रैकेट में लिख दिया. अब इसमें से आई कैप की टर्म कॉमन ले ली, उसके बाद जे कैप को कॉमन लिया, देन के कैप को कॉमन लेके ये स्टेप आ गई. लेकिन यहाँ पे तीनों जो ब्रैकेट है आई कैप के साथ, जे कैप के साथ, के कैप के साथ सेम था, फिर मैंने ब्रैकेट कॉमन लिया. ब्रैकेट कॉमन लेने के बाद क्या बचा, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इंटू गिवन ब्रैकेट. क्या है ब्रैकेट, 1 प्लस. अगेन रिपीट कर रहा हूँ, इस टाइप के इतने टाइम कंज्यूमिंग एग्जाम्पल एग्जाम में नहीं आते. समझ में आ रहा है ना. बट ये किसके लिए होते हैं, कंसेप्ट क्लियर करने के लिए. समझ में आ रहा है. नॉर्मली हम एक या दो कोऑर्डिनेट्स दिए जाते हैं उसका सिंप्लीफिकेशन करते हैं, यहाँ पे 7 की. ठीक है, इसको अगर अच्छे से करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी. क्लियर. तो ये था 17 नंबर का एग्जाम्पल. आगे 18 लिहून घ्यायचं, ठीक आहे लिहून घ्या. कितना टाइम लगा सॉल्व करने के, पूरे 40 मिनिट्स. तर मी क्लासमध्ये याला 40 मिनिट्स दिले असेल तर लक्षात घ्या इम्पॉर्टंट ॲप्लिकेशन आहे एकदम. घरी जाऊन तुम्ही कमीत कमी 400 मिनिट द्यायला पाहिजे याला. कार्तिक, इंद्रजीत नाही, इंद्रनील, करू नेक्स्ट.
अरे अजून नाही झाली लिहून, झालं ना? करू नेक्स्ट. देवेश छापू नका, समजावून घ्या आणि न बघता सॉल्व करण्याचं ट्राय करा. अब जिन्होंने ये पहले ट्राई किया था फिर यहाँ पे आके देख गए उनको एकदम अच्छे से समझ में आ गया. बट जिन्होंने देखा ही नहीं था होणारचे क्लासमध्ये तेव्हाच बघून घेऊ म्हटले तो त्यांना कळालं बरोबर है ना भगत. नेक्स्ट हो गया. 16 17 कुठला क्वेश्चन हा 17. 18 में भी डाउट है, डाउट है नहीं है. 19 नहीं, 20 डाउट नहीं है. 21 खुशी सोडवले ना तू बघ डाउट असेल तर मॉडेल. 21 तक डाउट नहीं किसी को, एकदा बघून घे पटकन. 21 डाउट है का? 21 त्याच्या अगोदर डाउट नहीं है, ठीक है. 21 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या दिया है. अरे कोणाला डाउट 21 मध्ये उभे राहा पटपट, जर ज्यांना डाउट आला 21 मध्ये पटपट. 21 में किसको डाउट है? स्टैंड अप फर्स्ट. छड़ी घेऊन या बाहेरून जा. अरे वही है ना, चार कॉर्नर पे चार्जेस रख दिए स्क्वायर के. कितना होता है फोर्स? √2 + 1/2 वही है ना. हाँ क्या रेक्टेंगल दिया है? स्क्वायर ही है. 4 वर्टेक्स है, 4 चार्जेस है, इक्वल मैग्नीट्यूड है, पोलैरिटी भी सेम है बराबर. तो सॉल्व किया था कैसा कोई क्वेश्चन? नेट फोर्स इक्वल्स टू F इन ब्रॅकेट √2 + 1/2. मग असं वरून कसं चालेल खुशी? डाऊन. इंद्रनील कार्तिक सोडवला ना बेटा क्लासमध्ये, आठवलं नाही का? बरं ठीक आहे, परत सॉल्व करा, नाही कळाल मी इंडिव्हिज्युअली सांगतो. सिट डाऊन. 21 हो गया. 22 नाही असेल तर विचारा, हा झाला होता म्हणून फक्त उभं केलं होतं, असं घाबरून जाऊ नका. 22 हो गया. 23 डाउट है 23 में, ठीक है. हां तुम्हाला डाऊट याच्यामुळे आला फक्त ब्रॅकेटच्या बाहेर Q² दिसलं आहे की नाही. Fचा फॉर्म्युला आहे बेटा तो KQ² / A². 22 हो गया. 23 में डाउट है. कितने लोगों का डाउट है 23 में? तो मैं तेज विचारता हूँ ना, 23 में कितने लोगों का डाउट है? अच्छा क्वेश्चन है 23. सब लोग देखो, स्टार मार्क करो इसको. क्या बोला है? एक चार्ज है Q1. कार्तिक एक चार्ज है Q1, उसको फिक्स किया है एंड Q2 फ्री टू मूव है. मतलब ये चार्ज दिया है आपको Q1, ये फिक्स है, ये मूव नहीं होगा, लेकिन Q2 जो है वो मूव हो सकता है. और हमें बोला गया है कि ये फ्री टू मूव अगर है देन फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ Q2 व्हेन इट रीचेस अ डिस्टेंस R2 आफ्टर इट रिलीज्ड फ्रॉम डिस्टेंस R1. मतलब कंडीशन क्या है? दोनों के चार्जेस लाइक होंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे. मतलब हमने क्या किया, एक्सपेरिमेंट शुरू करने से पहले इसको पकड़ के रखा था. कितने डिस्टेंस पे? छोड़ने के बाद ये रिपेल कर रहा है तो ये आवे जाएगा, आवे जाते जाते ये कहाँ तक चला गया? R2 तक. तो इस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी कितनी होगी ये हमें पूछा गया. क्लियर है? अब इसके लिए हम क्या करेंगे? इनिशियल पोजीशन कंसीडर कर सकते हैं या फिर रैंडम कोई भी पोजीशन कंसीडर करेंगे. जब दोनों के बिटवीन का सेपरेशन x था तब फोर्स ऑफ रिपल्शन कितना बनेगा? K Q1 Q2 अपॉन x². कहाँ से आ रहा है फॉर्म्युला? आपण मागच्या 2 वीकपासून एकच फॉर्म्युला त्याचेच क्वेश्चन चालू आहे. 1/4π एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R². फक्त जितना 1/4π एप्सिलॉन में मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दी होती है वहाँ पे मैं K लिख रहा हूँ उसको. अगर नंबर दिए होते Q1 इतना है, Q2 उतना है, तो हम इसको क्या करते? 9 × 10⁻9 लिखते. तो फॉर्मूला क्या है? K Q1 Q2 अपॉन x². ये क्लियर है? अब इसके आगे सोचो, हमें पूछा गया है वेलोसिटी कितनी होगी आफ्टर सर्टन डिस्टेंस या फिर आफ्टर सर्टन टाइम. इसका मतलब पहले बॉडी या फिर चार्ज रेस्ट में था, फिर उसकी वेलोसिटी नॉन जीरो है, यानी बॉडी क्या करेगी? एक्सेलरेटेड मोशन परफॉर्म करेगी. वेरी गुड. मतलब वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए पहले रिक्वायरमेंट है एक्सेलरेशन की.
तो क्या हो सकता है कि मेरे पास फोर्स है और मुझे एक्सेलरेशन चाहिए, क्या करना पडेगा? एफ इक्वल्स टू एम ए सेकंड लॉ हो गया. ये जर सुचलं तर तुमचं आंसर रॉन्ग होणार नाही. एफ इक्वल्स टू क्या होगा? एम इंटू ए. तो मैं इस फोर्स को रिप्लेस करूंगा बस मास इंटू एक्सेलरेशन से. सो आई विल गेट एक्सेलरेशन एज के Q1 Q2 अपॉन m इंटू एक्स स्क्वेयर. ये इन जनरल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो गया और मुझे एक्सेलरेशन से वेलोसिटी चाहिए. अगर उन्होंने टाइम इंटरवल दिया होता तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी करते. टाइम दिया है क्या? नहीं दिया है. इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस है. इसलिए अगर याद होगा 1D का लेक्चर हुआ था कि वहां पे अगर हमें एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट दिया है, वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, तो हमें एक्सेलरेशन को रिप्लेस करना पड़ेगा बाय v इंटू डी वी बाई डी एक्स. तो एक्सेलरेशन अगर v इंटू डी वी बाई डी एक्स हो गया तो ये बनेगा k Q1 Q2 अपॉन m इंटू एक्स स्क्वेयर. m इंटू एक्स स्क्वेयर. समझ में आ रहा है? ये एक्सेलरेशन के 3 फॉर्मूले होते हैं. एक v2 माइनस v1 अपॉन टी एवरेज के लिए, दूसरा dv बाई डी टी, तीसरा v इंटू डी वी बाई डी एक्स. ये कहाँ से आता है? देखो एक्सेलरेशन क्या है? dv अपॉन डी टी. इसको अगर मैं dx बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा और इन दोनों को इंटरचेंज करूंगा तो एक्सेलरेशन क्या बनेगा? dv बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी. बट डी एक्स बाई डी टी तो v है, इसलिए मैंने एक्सेलरेशन को लिखा v dv बाई डी एक्स इक्वल टू जो एक्सेलरेशन था हरी वही है ऊपर का k Q1 Q2 अपॉन m इंटू एक्स स्क्वेयर. देखो यहाँ तक क्लियर है क्या? प्रथमेश कळतंय का? बघा 2 चार्ज होते, लाइक चार्ज है, एक दूसरे को रिपेल करेंगे. रिपल्सन का फोर्स कैसे निकालना है? कूलम्स लॉ. कैसे होगा? k Q1 Q2 अपॉन एक्स स्क्वेयर. फिर हमने क्या किया? फोर्स को मास से डिवाइड किया. क्या मिला? एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन को बस इस फॉर्मेट में लिखा क्योंकि मेरे पास डेटा इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस है. तो मैं यहाँ पे इनको अगर सेपरेट करूंगा तो v इंटू डी वी इक्वल्स टू क्या बनेगा? k Q1 Q2 अपॉन m इंटू एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स. नाउ आई हैव टू इंटीग्रेट दिस. अब इंटीग्रेट करते टाइम वेलोसिटी पहले 0 थी, अब जाके v बनने वाली है जो हमें फाइंड करनी है. डिस्टेंस पहले r1 था, अब जाके r2 बनने वाला है. ठीक है. अब इंटीग्रेशन सबको आता है? ठीक है. s तो v डी वी का इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाई 2, लिमिट्स होगी v से लेके 0. अब यहाँ पे k Q1 कांस्टेंट है तो इसको बाहर लेंगे तो ये बनेगा k Q1 Q2 अपॉन m. अब यहाँ पे कौन बचा है? dx अपॉन एक्स स्क्वायर. तो dx अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन लेने के लिए एक्स स्क्वायर को न्यूमरेटर में लेके आना पड़ेगा. तो ये बनेगा x रेज टू माइनस 2 इंटू डी एक्स. इंटीग्रेशन में हम करते क्या है? देखो डेरिवेटिव में क्या करते हैं? पावर से मल्टीप्लाई करते हैं, पावर में से 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं. इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं? पावर में 1 ऐड करते हैं एंड उसी पावर से डिवाइड करते हैं. तो -2 में 1 ऐड करेंगे, -2 प्लस 1, तो ये क्या बचेगा? x रेज टू -1 अपॉन -1. सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस ऑफ 1 बाय एक्स, मतलब ब्रैकेट में कौन आ गया? माइनस ऑफ 1 बाय एक्स. लिमिट है r1 से लेके r2 तक. ठीक है. अब लिमिट पुट करनी है मुझे. ये अपर लोअर लिमिट 0 है तो डायरेक्ट क्या बनेगा? v स्क्वायर बाई 2 ही बनेगा. ठीक है. ये k Q1 Q2 अपॉन m एज इट इज रहेगा. अपर लिमिट पुट करनी है. क्या है? 2 नहीं है, r2 है. क्या होगा? माइनस ऑफ 1 अपॉन r2, माइनस ऑफ माइनस प्लस, मतलब 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2. ये क्या है? v स्क्वायर बाई 2. हमें चाहिए थी वेलोसिटी. क्या करना पड़ेगा? पहले 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर बाद में रूट ले लो तो क्या आएगा? v इक्वल्स टू रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ k Q1 Q2 अपॉन m इन ब्रैकेट 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2. ये हो गई वेलोसिटी ऑफ द चार्ज एट एनी डिस्टेंस x या फिर r2. ठीक है. मतलब देखो हम यहाँ पे नया कुछ नहीं कर रहे, बस पहले जो मैकेनिक्स के टॉपिक्स पढ़े थे उनको एंड यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो कंसेप्ट आ रही कंबाइन कर रहे. ठीक है. चलो पहले ध्यान से देखो, समझो. अगर समझ में आ गया, क्लियर हो गया, राइट डाउन. वर्कशीट के क्वेश्चन हो गए थे डिस्कस. एक ही वर्कशीट दी ना अब तक. शंतनु काय झालं? श्रवण अरे रोहिणी कधी आली तू?
गावाकडून कधी आली? आत्ताच. या की मागच्या? या की मागच्या? काय दिवस बेटा, 4-8 दिवस राहायचं अजून, लवकर आलीस. Finished? Yes, no? स्वप्नील झोपला का? ये कौन सा था? 23. आगे 24 में डाउट है? 25 में है? खुशी 24, 25. 24 में नहीं किसी को? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 इज 55. तेवढंच घ्यायचं याच्यामध्ये. 25 में डाउट है? ओके. ये हो गया क्या? प्रणीता बडबड नको करू. नेक्स्ट. अब देखो 24 में क्या गिवन है? क्वेश्चन नंबर 24 का 25 3 equal point charges each of plus q are moving along circle of radius r around a point charge -2q placed at the center of circle. If charges are revolving with constant and same speed in the circle, then calculate speed of charges. मतलब अभी क्या किया है, ऐसे इक्विलैटरल ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स के ऊपर 3 चार्ज प्लेस किए, ईच ऑफ मैग्नीट्यूड q, एंड सेंटर पे कौन सा चार्ज है? 2q है ना? हाँ, -2q पर मैग्नीट्यूड 2q है. ठीक है. एंड ये सब क्या कर रहा है, यहाँ पे ये 3 चार्ज की सिस्टम की वजह से सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव हो रहा है. ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया, तीनों पॉइंट में से पास होने के बाद ये सर्कल बने. अब सर्कल का सेंटर जो है वो कोइंसाइड हो रहा है सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल के साथ, तो इसकी साइड लेंथ दी है r. तो हमें मतलब आपको 9-10 ज्योमेट्री में ये आइडिया होगा कि इक्विलैटरल ट्रायंगल की जो साइड लेंथ है वो अगर a है तो यहाँ पे जो उसका सेंट्रॉइड से डिस्टेंस होता है x, कितना होता है? कितना होता है? a/√3. कितना होता है? a/√3. व्हेरी गुड. माहिती असं ॲज्युम करा, असं दाखवायचं तरी काय माहिती होतं म्हणून. ठीक है. a/√3 होता है. तो उसके अकॉर्डिंग अगर ये डिस्टेंस r है तो इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड लेंथ कितनी बनेगी? r√3 का √3r. नंबर पहिले घेतो ना आपण अल्फाबेटच्या.
ठीक है, √3 टाइम्स ऑफ आर बनेगी। क्लियर है? अब कंडीशन ये है कि ये चार्जेस सर्कुलर मोशन क्यों परफॉर्म करेंगे? सरकमफरन्स की वजह से। म्हणजे मी सर्कल काढलं, तू फिरायला लागशील की तिथं? सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से। वेरी गुड। क्यों परफॉर्म करेंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से। कितना होता है? mv²/r होता है। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कौन करेगा? ध्यान से सुनो, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा नेट फोर्स एक्सर्टेड ऑन एनी चार्ज एट वर्टेक्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तीनों में से किसी भी एक चार्ज के ऊपर एक्ट होने वाला जो नेट फोर्स होगा वो क्या करेगा? यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। क्लियर है? अब हमें फाइंड करना है नेट फोर्स। अब नेट फोर्स फाइंड करने के लिए मैं कुछ यहाँ पे वेक्टर की डायरेक्शन का यूज करके डायग्राम की अरेंजमेंट कर रहा हूँ, वो इंपॉर्टेंट है, वो समझ में आ गई, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मुझे बोलो, अगर ये चार्ज पॉजिटिव है, ये चार्ज पॉजिटिव है, क्या करेंगे एक दूसरे को? अगर ये रिपल्शन का फोर्स है तो वो इस डायरेक्शन में जाएगा, इसको मैं F1 बोलूँगा, फर्स्ट फोर्स है। इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा? kq²/3 टाइम्स ऑफ r²। उसके बाद में ये चार्ज, ये भी पॉजिटिव है, ये भी रिपेल करेगा, रिपल्शन का फोर्स इधर जाएगा, कितना होगा? F2 = फिर से kq²/3r², यानी कि F1 एंड F2 इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। आगे यहाँ पे जो -2q है, ये अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा? अट्रैक्ट करेगा, मतलब फोर्स की डायरेक्शन मुझे इस डायरेक्शन में लेनी पड़ेगी। अब ये फोर्स कितना बनेगा? इसको F3 बोलते हैं। कितना होगा F3? K Q × 2Q है, मतलब क्या लेना पड़ेगा? ट्वाइस ऑफ KQ²/r²। क्लियर है? अब कंडीशन क्या है कि इन दोनों का मुझे रिजल्टेंट लेना है। रिजल्टेंट लेने के लिए अगर ये एंगल 60 तो ये भी एंगल कितना होगा? 60 होगा। समझ में आ रहा है? यानी कि दो फोर्सेस का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में एक्ट होगा, दिस विल बी R। तो R कितना बनेगा? √ F1 F2 दोनों सेम है, मतलब क्या बनेगा? F² + F² + 2F² cos ऑफ 60, cos 60 1/2 है, कैंसिल, कितना आ रहा है? √3 टाइम्स ऑफ F। ये कौन हो गया? रिजल्टेंट हो गया। अब देखो, और दो फोर्सेस है, एक रिजल्टेंट है यानी अट्रैक्शन का फोर्स है, दोनों के डायरेक्शन अपोजिट है, इसका मतलब दोनों की क्या करनी पड़ेगी? सब्सट्रैक्शन। ठीक है, इसका मतलब mv²/r ये लेना पड़ेगा इक्वल्स टू F3 - R। अब F3 - R का R - F3 क्यों नहीं? जो बड़ा है उसको पहले लेंगे, क्योंकि रिजल्टेंट की डायरेक्शन तो बड़े के डायरेक्शन में होती है। ठीक है, तो क्या बना ये? F3 - R। अब F3 एंड R दोनों में देखो क्या है? ये mv²/r एज इट इज। F3 एंड R दोनों में kq²/r² कॉमन है, इनटू F3 में ब्रैकेट में क्या बचेगा? F3 किधर? इधर 2 बचेगा, माइनस का मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो ब्रैकेट में ले रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 2 माइनस R में कौन है? रिजल्टेंट में ये √3 है, डिनोमिनेटर में 3 है, √3/3 1/√3, तो ये आएगा ब्रैकेट में 2/1/√3। ठीक है, तो ये हो गई कंडीशन सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कैलकुलेट क्या करना था? वेलोसिटी। कैसे करेंगे? m/r उधर जाके r/m एंड एट द एंड रूट लेंगे। क्लियर? चलो छाप लो। प्रथमेश काय झालं? इसको एक अल्टरनेट मेथड भी है, आई थिंक मॉड्यूल में से उस मेथड से सॉल्व करके दिया है, वही कन्फ्यूजन हो गया। क्या है अल्टरनेट मेथड? बोलू क्या? काहीच बरी आहे सांगायचं। ठीक है, ये दोनों फोर्सेस है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, तो दोनों के मिड पॉइंट में से पास होने वाली एक लाइन लेंगे, तो टोटल एंगल 60 था, ये बनेगा, ये बनेगा, यानी कि ये दोनों का cos थीटा वाला कंपोनेंट यहाँ पे ऐड होके ये बनेगा 2f cos ऑफ थीटा, एंड इसमें से जो इधर जाने वाला फोर्स है F3 बोला था वो माइनस होगा, मतलब F3 - 2f cos थीटा विल बी रिझल्टंट फोर्स। बट आपण आतापर्यंत या मेथडनी केले, त्यामुळे मी या मेथडनी सोडवलं। काही लोकांच्या ट्यूब पेटल्याच नाही, इथून पुढे लक्षात घ्या, मी फर्स्ट डेलाच क्लिअर केलं होतं, इलेक्ट्रोस्टॅटिक्स आहे,
एक दिवस सुट्टी मारली किंवा एक दिवस रिलॅक्स राहिले, नेक्स्ट डेला असंच होणार. बरोबर ऋतू, बरोबर आहे ना? कळते घे, कळतंय का? मी बोललेलं कळतंय का? ऋतू सेन तू हे कळतंय बाळा तुला? ऐकायलाच येत नाही वाटतं. चलो, तो 25% क्वेश्चन सबको क्लियर है अभी. तरी पण कॉन्फिडेंस से ओवर कॉन्फिडेंस हो द्यायचा नहीं. 1 बाय 1 फिर से सारे क्वेश्चंस देखने के, क्या डाउट डिफिकल्टी आती है उसको चेक करने का, ठीक है ना? क्योंकि फर्स्ट 45 जो क्वेश्चन है इलेक्ट्रो के, अगर ये अच्छे से समझ में आ गए, ये हो गए, तो पूरा 12th एनसीईआरटी पार्ट फर्स्ट एकदम सिंपल हो जाएगा. इसलिए हम इसको क्लास में डिस्कस कर रहे हैं 1 बाय 1, अदरवाइज ये होमवर्क होता है आपका. चलो फिनिश्ड. तो ये थे इलेक्ट्रोस्टॅटिक्स में कुलम्स लॉ रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस. जास्त त्रास झाला डोक्याला, तर आता थोडे चांगले पॉइंट्स घेऊ. राइट ऑन नेक्स्ट रीडिंग. चार्ज. चार्ज क्या होता है? चार्ज मतलब लिया परत का चार्ज. चार्ज इज ए टेंडेंसी. चार्ज इज ए टेंडेंसी associated with matter. क्या है चार्ज मतलब? चार्ज इज ए टेंडेंसी associated with matter. Yes. Charge is a tendency associated with matter by virtue of which charge body produces इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट. मतलब अगर बॉडी के पास चार्ज है तो बॉडी क्या करेगी? सराउंडिंग के स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, ठीक है? उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट, चार्ज इज डिनोटेड बाय क्यू. कैपिटल या फिर स्मॉल, दोनों में से कोई भी हो सकता है. चार्ज इज डिनोटेड बाय क्यू, इधर कैपिटल और स्मॉल. मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्यू आ गया, इसका मतलब कौन होगा? चार्ज होगा, ठीक है? अब देखो, बेसिकली हम जो कूलम्स लॉ रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उसमें हमें डायरेक्टली चार्ज का मैग्नीट्यूड दिया जा रहा था. लेकिन अगर इस तरह का डेटा नहीं दिया है तो एक्चुअल में बॉडी के ऊपर जो चार्ज है वो आता कहाँ से, वो हमें देखना है. उसके लिए फिर से हमें जो स्टार्ट से कंसेप्ट मालूम है कि एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ एटम, एंड एटम जो होता है उसका एक स्टेबल स्ट्रक्चर है. एट द सेंटर, एट द कोर कौन होता है? पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है, जिसके सराउंडिंग में ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हैं. क्या करते हैं? सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हैं. इस तरह से ये एटम का स्ट्रक्चर होता है. समझ में आ रहा है? मतलब चार्ज, इसके बारे में आपने जो फर्स्ट पॉइंट लिखा है, क्या लिखा है? एक टेंडेंसी है. हे बघा, चार्ज मतलब पार्टिकल नहीं है, चार्ज मतलब प्रोटॉन नहीं है, चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं है. चार्ज मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी है, इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रॉन का कैरेक्टरिस्टिक्स है, इलेक्ट्रॉनचा गुणधर्म है. कळाल ना? जैसे लिक्विड का क्या होता है? ग्लास में डाल दिया, ग्लास की शेप एक्वायर करेगा, ये उसकी टेंडेंसी है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसकी प्रॉपर्टी है ना? 5 मिनटं म्हणून झोपला, अर्धा झोप लागायची, ही आपली टेंडेंसी है. वैसे अगर इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी की बात करेंगे तो क्या है? चार्ज है. अब चार्ज का मतलब क्या होता है? हे कॅल्क्युलेशन करण्यासाठी लागतं आपल्याला. डिनोटेड बाय क्यू, क्यू इक्वल्स टू एन, फिर एफ इक्वल्स टू 1/4πε Q1Q2/R². ये सब छोड़ के चार्ज मतलब क्या है? जो हमारे ब्रेन को रिक्वायर्ड है, लैंग्वेज ऑफ इमेजेस, उसके लिए क्या इनपुट देंगे? चार्ज मतलब क्या है? एक टेंडेंसी है. टेंडेंसी मतलब क्या? कि पर्टिकुलर बॉडी नेचर में कैसे बिहेव करेगी उसका रूल है. जिस बॉडी को चार्ज मिला वो क्या करती है? सराउंडिंग के स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती है. समझने के लिए उस दिन में मैंने एग्जांपल बोला था, नॉर्मली इसकी बॉर्डर ये मेटल से बनी है. मेटल मतलब कंडक्टर होता है, हम इसको टच करेंगे कुछ नहीं होगा. लेकिन अगर नेक्स्ट केस में वायर कनेक्ट करेंगे स्विच बोर्ड से, स्विच ऑन करेंगे और उसके बाद टच करेंगे, व्हाट विल हैपन? कुछ तो चेंज हो रहा है. समझ में आ रहा है? तो चेंज क्यों हुआ? क्योंकि प्रीवियसली जो चार्ज इसके ऊपर प्रेजेंट नहीं था, बाद में हमने डिपॉजिट किया. तो बॉडी के ऊपर चार्ज आ गया तो बॉडी क्या करती है? शॉक देती है. मतलब क्या करती है? इलेक्ट्रिक फील्ड सराउंडिंग के स्पेस में प्रोड्यूस करती है. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने की टेंडेंसी मतलब कौन है? चार्ज है. समझ में आ रहा है? एंड नेचर में ये सिर्फ किसको मिला है? प्रोटॉन को मिला है. किसको मिला है? इलेक्ट्रॉन को भी मिला है. ठीक है, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन ये दोनों पार्टिकल के पास चार्ज है. इन दोनों को छोड़ देंगे तो किसी के भी पास चार्ज नहीं है. क्लियर है? इसका मतलब हम किसी भी बॉडी को जब चार्ज बॉडी बोल रहे हैं, अभी हमने एग्जांपल सॉल्व किए तो वहाँ पे हम चार्जेस लेते थे 10 माइक्रोकूलम,
-20 माइक्रोकूलम, 30 कूलम, समझ में आ रहा है ना। तो ये चार्ज आया कहाँ से? जैसे ग्रेविटेशन में भी हमने देखा था कि हमारा जो मास होता है, जैसे हमने भगत का मास देखा था, है ना, भगत की थी 28 किलो सा होता तो भगत के बॉडी में ये सारा मास आया कहाँ से? क्योंकि भगत की बॉडी बनी है स्टील की भगत की बॉडी बनी है एटम से। एटम में कौन है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो भगत के बॉडी में जितने सारे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन होंगे उनका कंबाइन मास मतलब भगत का मास हो गया। समझ में आ रहा है ना। तो उसी तरह से किसी भी बॉडी का अगर हम चार्ज कैलकुलेट करेंगे तो क्या बोलना पड़ेगा हमें? बॉडी के ऊपर का प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन का नेट चार्ज मतलब बॉडी के ऊपर का चार्ज हो गया। समझ में आ रहा है। मतलब बॉडी के ऊपर चार्ज प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन रहेंगे? वही एटम में जो प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन थे वही रहेंगे। क्लियर है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है? इलेक्ट्रिकली एवरी एलिमेंट, एवरी मैटर, एवरी एटम कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल होता है मतलब क्या? जैसे हाइड्रोजन है, बरोबर है, जब तक हम उसको अल्फा पार्टिकल नहीं बोलेंगे तब तक वो हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन एंड अल्फा पार्टिकल में क्या डिफरेंस है? अगर हाइड्रोजन है तो ऐकलं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है तो एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक न्यूट्रॉन भी है। न्यूट्रॉन को छोड़ दो क्योंकि वो पहले से न्यूट्रल है। यानी कि हाइड्रोजन के ऊपर एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन का चार्ज +1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। दोनों का ऐड करेंगे तो 0 बनेगा। इसका मतलब हाइड्रोजन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया। इस तरह से कोई भी एलिमेंट लेंगे उसका एटम अगर देखेंगे तो इलेक्ट्रिकली क्या होता है? न्यूट्रली होता है। समझ में आ रहा है। तो अगर हमें किसी बॉडी के ऊपर चार्ज प्रोड्यूस करना है तो क्या करना पड़ेगा? ये न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब करनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है ना। अभी न्यूट्रलिटी कैसे डिस्टर्ब करेंगे? उसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। एक तो प्रोटॉन के नंबर ऐड करो, नहीं तो इलेक्ट्रॉन के नंबर ऐड करो। लेकिन प्रोटॉन से रिलेटेड एक बात हमेशा से याद रखनी है कि प्रोटॉन कहाँ पे होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर। उसको पकड़ के कौन रख रहा है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। एनएलएम में देखा था। अब ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स मतलब होता है स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर, यूनिवर्स। इससे स्ट्रॉन्ग कुछ भी नहीं है। समझ में आ रहा है। तो न्यूक्लियस में जाके न्यूक्लियस से प्रोटॉन बाहर निकालना प्रैक्टिकली किसी को भी कभी भी पॉसिबल ही नहीं है। समझ में आ रहा है। प्रोटॉन को न्यूक्लियस के बाहर हम निकाल ही नहीं सकते क्योंकि उसको पकड़ के कौन रख रहा है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचा? ये जो इलेक्ट्रॉन है कंटाळ लेते पहले, बरोबर, उनको कुछ भी इंटरेस्ट नहीं न्यूक्लियस के सराउंडिंग में घूमने के लिए। स्ट्रक्चर ऑफ एटम हुआ है ना। फर्स्ट ऑर्बिट में हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन की एनर्जी माइनस, सेकंड में माइनस, थर्ड में माइनस, फोर्थ में माइनस, फिफ्थ में मतलब टोटल एनर्जी निगेटिव है, मतलब एनर्जी कम है। इसलिए इनके पास ऑप्शन नहीं है, इसलिए यहाँ पे घूमते रहते। समझ में आ रहा है। अगर इन इलेक्ट्रॉन को हम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेंगे, एक्साइट होके निकल जाएंगे। समझ में आ रहा है। देखो एटम न्यूट्रल क्यों था? क्योंकि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के नंबर सेम थे। अगर उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है। मतलब चार्ज प्रोड्यूस कैसे करेंगे हम? बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रॉन अगर हमने निकाल लिए बॉडी से तो बॉडी क्या होगी? पॉजिटिवली चार्ज बनेगी। निकाली हुए इलेक्ट्रॉन दूसरे बॉडी के ऊपर डिपॉजिट कर दे तो क्या होगा? वहाँ पे नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा। मतलब हर बार चार्ज प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? कौन होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक आहे। प्रोटॉन कभी इन्वॉल्व नहीं होगा। ठीक आहे। कुठल्याच टॉपिकच्या कुठल्याच ॲप्लिकेशनमध्ये कधीच प्रोटॉनचा आपल्याला काहीच उपयोग नाही। समझना ना। फक्त आपण कन्सिडर करताना पॉजिटिव एंड निगेटिव कंसिडर करतो, बट जितने भी हमारे एप्लीकेशंस है, इंस्ट्रूमेंट चलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक जो कुछ भी है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन की वजह से। समझ में आ रहा है। इसलिए जब भी हमें चार्ज को कैलकुलेट करना होता है तो चार्ज को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है Q = NE। राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट। चार्ज इज गिवन बाय Q = N × E। चार्ज इज गिवन बाय Q = N × E। N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब Q नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिया, क्लियर है ना। क्योंकि हर बार चार्ज जो कम ज़्यादा होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, वो इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा। N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। कितना होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन? लिखो फिर। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम।
यहाँ पे माइनस का मतलब तो कमी है, ऐसा नहीं है। माइनस का मतलब क्या है कि उसकी पोलैरिटी निगेटिव है, मैग्नीट्यूड सेम ही है बट अपोजिट पोलैरिटी, एक को पॉजिटिव बोला इसलिए निगेटिव बन गया। माइनस ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। फिर इनको निगेटिव क्यों बोला गया था हमें ही मालूम नहीं है, पॉजिटिव क्यों बोला गया रहा है हमें भी मालूम नहीं है, बस हम एज्यूम करते हैं कि फ्रैंकलिन को लगा होगा कि +5 में -5 अगर ऐड करते तो वो 0 बनता है, उसी तरह से +5 कूलम में -5 कूलम ऐड करते तो वो भी 0 बनता है, इसलिए उसने एक टाइप की पोलैरिटी को पॉजिटिव बोला, दूसरे टाइप की पोलैरिटी को निगेटिव बोला। एक्सपेरिमेंट याद है ना, ग्लास रॉड सिल्क के साथ रब किया तो उसने सबसे पहले बोला था कि ग्लास रॉड के ऊपर जो है उसको पॉजिटिव बोलना है, देन इबोनाइट के ऊपर जो होता है उसको निगेटिव बोलना है। ये बातें 1734 की। हमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कब डिस्कवर किया हमने, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी होय 1736 इलेक्ट्रॉन, तेव्हा इलेक्ट्रॉन सापडला असता बेटा तर आपण आज काय केलं असतं माहिती तुला, नंतर सांगू, ठीक आहे। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी बर किसने की थी, थॉमस ने, थॉमसन, जे थॉमसन 1897। कब थी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, 1897। CRT वगैरे काही नाही का, कॅथोड रे ट्यूब, तुम्हाला इलेक्ट्रॉनची डिस्कवरीचं हे माहीत नाही, ईयर माहीत नाही, ठीक है, वेरी गुड, चांगली गोष्ट है। उसके बाद प्रोटॉन की डिस्कवरी कब हुई है मालूम है, किसने की थी वो बोलो, ईयर छोड़ दो। गोल्डस्टेन का चार्विक, चार्विक न्यूट्रॉन, गोल्डस्टेन प्रोटॉन, कब 1928 एंड 1931। आत्ता 70-80 वर्षांपूर्वी सापडला आपल्याला फक्त प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन 100 आणि इलेक्ट्रॉन 100 आणि प्रोटॉन 70-80-90, कळतंय का। आणि एवढ्या कमी वर्षामध्ये आपण ही प्रोग्रेस केलेली। सो सेमीकंडक्टर आहे आपला लास्ट टॉपिक आहे, त्या टॉपिक्स रिलेटेड डिस्क्रिप्शन देताना असं सांगितलेलं आहे की 1979 में इंटेल मालूम है, इंटेल कॉर्पोरेशन, जगात जेवढे PC कॉम्प्युटर सगळं बनतात त्यांचे मायक्रो प्रोसेसर बनवणारी एकच फर्म आहे, दुसऱ्यांना बनवताच येतो, दॅट इज इंटेल। जनरेशन मालूम है ना, I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, I8, उसकी भी फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, 10th जनरेशन, 11 जनरेशन, ये सारा कौन बना रहा है, इंटेल बना रहा है। तो उस इंटेल के CEO ने बोला था 1979 में, सेमीकंडक्टर मालूम है, जो सारे डिवाइसेस वर्क करते हैं वो सेमीकंडक्टर के ऊपर करते हैं, और उसकी डिस्कवरी 1949 में हुई है, कळालं ना। तो उसने 1979 में बोला था कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड में जितनी प्रोग्रेस कर रहे हैं उतनी प्रोग्रेस अगर मैकेनिकल या फिर ऑटोमोबाइल सेक्टर ने की होती तो क्या चेंज होता, वो एक्सप्लेन कर रहा है की म्हणजे कॉस्ट कटिंग कशी झाली, ॲप्लिकेशन्स कसे वाढले आणि साईजमध्ये कसे वेरिएशन झाले। तो उसने फॉर एग्जांपल बोला था कि जो रोल्स रॉयस है, अगर ऑटोमोबाइल भी इलेक्ट्रॉनिक्स की तरह बूम करता तो ऑटोमोबाइल्स की सेक्टर में रोल्स रॉयस है 1979 में, तो वो कार स्टार्ट करने के बाद विदिन 1 सेकंड नियर अबाउट 1000 किलोमीटर पर आवर इतनी स्पीड अटेन करती। अभी मैक्सिमम प्रेडिक्टेड स्पीड होती है 200 किलोमीटर पर आवर, कार पे लिखा हुआ, चालत नाही गाडी तेवढी, कळालं ना, 160 लई झाली, त्यानंतर सगळे हवेत जायला लागतात, बरोबर, ठीक है। तो उसने बोला कि अराउंड 1000 किलोमीटर पर आवर से हम ट्रैवल करना इजीली पॉसिबल होता। एंड उसके बाद में रोल्स रॉयस की कॉस्ट इतनी कम होती कि कहीं पे अगर हम शॉपिंग को गए और रोल्स रॉयस पार्क कर दी तो पार्किंग के चार्जेस पे करने से अच्छा है उसको बेच देते, एंड आते टाइम न्यू रोल्स रॉयस लेके आते। इतना चीप, इतना डेवलप ये ऑटोमोबाइल का मॉडल होता। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स में जो प्रोग्रेस हो रही है उसकी सिमिलर प्रोग्रेस ऑटोमोबाइल सेक्टर में होती। सेम एग्जांपल उसमें उसने बायोलॉजिकल बाकी फील्ड से रिलेटेड भी दिए, बट ऑटोमोबाईल थोडा रिलेट करता इसलिए मैंने बोला, नहीं तर बायोचं आपल्याला काही माहीत नाही, मी काहीतरी एक्झाम्पल सांगायचो ते वेगळंच निघायचं। समझ में आ रहा है ना। तो इतनी भयानक प्रोग्रेस ये इलेक्ट्रॉन एंड रिलेटेड फील्ड में चल रही है। इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करके नियर अबाउट 110 ईयर्स हो गए, आणि बघा आपण किती प्रोग्रेस केली। मतलब ह्यूमन बीइंग की जो प्रोग्रेस है उसमें 60% कॉन्ट्रीब्यूशन अकेला इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड का है, एंड 40% मग उरलेल्या सगळ्यात, त्यात बायोलॉजी तुम्हाला वाटतं पण त्याचे 2-3% पण कॉन्ट्रीब्यूशन नाही आहे। समझ में आ रहा है ना, तेच ब्लड इज रेड, तेवढंच माहिती आहे आपल्याला। अभी मतलब कल हिस्ट्री में पहली बार जो ट्यूमर कैंसर 1960 से पहले डिटेक्ट हुआ था,
कळालं ना, आत्ता आत्ता त्याच्यावर औषध आलं की जो क्युअर करू शकतो. टेस्ट लॅबोरेटरीमध्ये विकत भेटत नाही अजून. एक जाऊ द्या, नेक्स्ट. परत डॉक्टर लोकांना वाईट वाटतं. चलो नेक्स्ट. चार्ज इज गिवन बाय क्यू इक्वल्स टू एन इंटू ई. एन का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ई इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन. कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. स्टार मार करके लिखो. द बॉडी विच लूजेस इलेक्ट्रॉन बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज. जिसने इलेक्ट्रॉन लूज किए, जिसके इलेक्ट्रॉन चले गए, इट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज एंड हैज मास क्या होगा, बढ़ेगा या कम होगा. पॉजिटिव चार्ज है मतलब मास ज़्यादा होगा असं वाटतं आपल्याला, बट इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो मास भी लेके जाएंगे, मतलब उनका मास क्या होगा, कम होगा. ठीक है. सो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का मास ऑलवेज कम होता है एज दैट ऑफ निगेटिवली चार्ज बॉडी. क्या लिखा आपने, द बॉडी विच लूजेस इलेक्ट्रॉन बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज एंड हैज लेस मास देन द बॉडी विच इज नेगेटिवली चार्ज, or the body which gains electrons becomes negatively charged and has more mass. मतलब इलेक्ट्रॉन आएंगे नेगेटिव चार्ज लेके आएंगे, मास भी लेके आएंगे. इलेक्ट्रॉन जाएंगे नेगेटिव चार्ज लेके जाएंगे, मास भी लेके जाएंगे. ठीक है. तो अगर हमें किसी भी बॉडी को चार्ज बॉडी बनाना है तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, सिंपल. बॉडी के ऊपर के जो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन होते हैं इनकी इंटरचेंज करो. इंटरचेंज करेंगे तो क्या होगा, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन बॉडी के ऊपर ऐड करेंगे तो क्या होगा. तो राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ 10⁻22 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, if 10⁻22 number of electrons are added to the body, then the charge developed on the body will be minus 1600 न्यूटन कूलम. ठीक है. आ गया आंसर सबका. कैसे कैलकुलेट करना था, Q इक्वल्स टू एनी. ऐसे कैलकुलेट करना था Q इक्वल्स टू एनी. तो हमें Q कैलकुलेट करना है. N कितना दिया है, 10 की पावर 22 इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर -19. 1.6 एज इट इज रहेगा. 10 बेस से में पावर के एडिशन 22 - 19 + 3 कूलम. ये हो गया चार्ज. इलेक्ट्रॉन आ रहे थे मतलब चार्ज विल बी, इलेक्ट्रॉन आ रहे मतलब चार्ज विल बी निगेटिव. कौन सा चार्ज होगा, निगेटिव होगा. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट देखो, चार्ज कैसे प्रोड्यूस करते हैं आगे देखेंगे हम. चार्ज की प्रॉपर्टीज उसमें भी आएगा. नॉर्मली अभी कंडीशन क्या है, एक मानुस है भगत सर का. ठीक है. उसको क्या करना है, डोर ओपन करना है. ठीक है. क्या करेगा, है ना, यहाँ पे पकड़ेगा और डोर ओपन करेगा. कुछ हो रहा है क्या, कुछ नहीं हो रहा है. ठीक है. लेकिन अगर हम यहाँ पे कोई भी प्रोसेस करेंगे, जैसे मुझे अभी इसके ऊपर चार्ज प्रोड्यूस करना है, तो नीचे जो मैट है इसके ऊपर अगर ये इसका पैर रब करेगा, क्या हो रहा है देखो, रबिंग की प्रोसेस में मतलब ये फ्रिक्शन हो रहा है. एंड इस फ्रिक्शन की प्रोसेस में ये मैट के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन थे, हाँ, मैट के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन थे वो क्या हो रहे हैं, ये जॉन के बॉडी के ऊपर ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं. समझ में आ रहा है. ये इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, ये कौन से इलेक्ट्रॉन है, जो फ्री हो चुके हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन है. कहाँ से फ्री हो गए, अब उसके लिए प्रोसेस क्या है देखो. जैसे इसके शूज थे, नीचे मैट था, दोनों भी किससे बना है, कोई भी मटेरियल हो, मैटर है मतलब वहाँ पे एटम है, उन दोनों ने एक दूसरे के साथ रब किया. रबिंग की प्रोसेस में वर्क डन हो रहा है. एंड वी नो दैट एवरी वर्क डन विल गेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, समझ में आ रहा है. तो ये एनर्जी हीट के फॉर्म में जनरेट होती है. उस एनर्जी को रिवॉल्व होने वाले इलेक्ट्रॉन ने गेन किया, खा लिया. उसकी एनर्जी पहले से निगेटिव थी. अगर एनर्जी मिल गई तो वो क्या करेगा, एक्साइट होगा, जंप करेगा, एटम को छोड़ के दूसरे एटम के ऊपर चला जाएगा. इसलिए ये सारे इलेक्ट्रॉन मैट से निकल के इसकी बॉडी के ऊपर जमा हो गए. समझ में आ रहा है. इस तरह से हम चार्जेस प्रोड्यूस करते हैं. अब जाके अगर ये डोर खोलने लगेगा तो वेरी गुड. ठीक है. ये कैसे हुआ ये बाद में देखेंगे. अभी ये तो क्लियर हो गया कि चार्ज को प्रोड्यूस कैसे करना है. उसकी फर्स्ट मेथड कैसे, रबिंग मतलब फ्रिक्शन. ठीक है. तो बॉडी को हम चार्ज कर सकते हैं अगर दो बॉडी के बिटवीन हमने एक दूसरे को रब किया, मतलब उन दोनों के बिटवीन हमने फ्रिक्शन प्रोड्यूस किया तो. ठीक है. उसके बाद और कौन सी मेथड है जिससे हम चार्ज प्रोड्यूस कर सकते हैं, कंडक्शन. वेरी गुड. कंडक्शन कैसे,
जैसे अभी डोर का हैंडल था, पहले उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन नहीं थे, बाद में उसने टच किया, क्या हो गया, सब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, मतलब कंडक्ट हो गए, तो हो गया कंडक्शन से। और इंडक्शन, इंडक्शन मतलब क्या होता है, उसके बाद में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसके बाद में थर्मो आयोनिक इफेक्ट, उसके बाद में फील्ड इमिशन। ये सारी मेथड्स है जिससे हम चार्ज को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो इस मेथड के बारे में डिटेल डिस्कशन हम कल के लेक्चर में करेंगे। कल आने से पहले आपको क्या करना है, सॉल्व एग्जाम्पल 25 तक फिर से प्रैक्टिस करना है, एंड उसके आगे 25 ऑनवर्ड आज फक्त 5 एक्झाम्पल करायचे, कहाँ तक, 30 तक, 25 से 30 तक। तो कल पहले उसके डाउट्स एंड रिमेनिंग पार्ट कंटिन्यू करेंगे। बोला नहीं, वर्कशीट नहीं आज।